नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सामान्य अध्ययन के साथ-साथ करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है वो है युद्धाभ्यास ला पेरोस के बारे में। तो याद रखिएगा, ये जो युद्धाभ्यास ला पेरोस है, ये 2023 में इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया और ये आयोजन 13 और 14 मार्च 2023 को संपन्न हुआ। याद रखिएगा, युद्धाभ्यास ला पेरोस का आयोजन स्थल हिंद महासागर में था। याद रखिएगा, ये जो युद्धाभ्यास ला पेरोस है, ये द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा ये युद्धाभ्यास ला पेरोस आयोजित किया जाता है। इस तीसरे संस्करण में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, भारतीय नौसेना, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी और यूएस नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। याद रखिएगा, यह भी आपसे पूछा जाता है कि इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। तो याद रखिएगा, आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस ज्योति ने इसमें पार्टिसिपेट किया। किसमें? युद्धाभ्यास ला पेरोस में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई, ये कहां पर आयोजित हुई? तो याद रखिएगा, एससीओ के पर्यटन मंत्रियों की बैठक वाराणसी में संपन्न हुई और यह बैठक 17 और 18 मार्च 2023 को संपन्न हुई। याद रखिएगा, आप सभी को पता भी है कि भारत 2023 के लिए एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है और आप सभी ने पूर्व में यह पढ़ा है कि एससीओ की जो पहली सांस्कृतिक राजधानी नामित हुई है वो कौन हुई है? वाराणसी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व का जो सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है भारत। अब यह प्रश्न उठता है कि विश्व में भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक है, यह किस रिपोर्ट में आया है? तो याद रखिएगा, सिप्री की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2018 से 2022 तक भारत में जो सबसे ज्यादा हथियारों की आपूर्ति की गई वो की गई रूस के द्वारा। लेकिन यहां एक डेटा और आपको रूस के संदर्भ में याद रखना होगा कि कुल हथियारों के आयात में जो पहले हिस्सेदारी 64% थी, वो अब घटकर यहां रूस की 45% हो गई है। क्लियर? अगर हम भारत को निर्यात करने वाले दूसरे नंबर के देश की बात करें तो फ्रांस दूसरे नंबर पे है। 2018 से 22 के दौरान दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है कौन? फ्रांस। अगर हम यहां पर सिप्री के बारे में थोड़ा सा देख लें तो इसका गठन 1966 में हुआ और सिप्री का मुख्यालय स्वीडन के स्टॉकहोम में है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 में भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो याद रखिएगा, वर्ष 2023 में भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन की 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आप सभी को पता है कि जो 73वां संविधान संशोधन है ये 1992 में आया और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थान का गठन हुआ। इसके द्वारा नया भाग जोड़ा गया, वो है भाग 9, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। अगर हम इसके अंतर्गत अनुच्छेद की बात कर लें तो यहां पर आपको अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ ये पंचायत से संबंधित है। याद रखिएगा, इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी और इसमें कितने विषय शामिल हैं? तो याद रखिएगा, इसमें 29 विषय शामिल हैं। अगर हम बात कर लें 74वें संविधान संशोधन की तो याद रखिएगा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय सरकारों का गठन 1992 में हुआ और याद रखिएगा, अगर इसके लागू करने की बात की जाए तो ये 1 जून 1993 से लागू हुआ। याद रखिएगा, इस 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भाग 9 का जोड़ा गया या आप कहेंगे भाग 9A जोड़ा गया। यदि इसके अंतर्गत अनुच्छेद की बात कर लें तो अनुच्छेद 243P से लेकर अनुच्छेद 243ZG तक ये शहरी स्थानीय सरकारों के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद हैं। याद रखिएगा, इसी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें विषयों की संख्या 18 है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है हरि मऊ शक्ति 2022। याद रखिएगा, ये जो हरि मऊ शक्ति 2022 है इसका आयोजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 तक हुआ। याद रखिएगा, ये जो हरि मऊ शक्ति है ये किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा, भारत और मलेशिया के बीच, और इस बार हरि मऊ शक्ति 2022 का आयोजन मलेशिया में हुआ। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी अर्थात आईएफसी का दर्जा किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा, इरेडा को, IREDA इरेडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी अर्थात आईएफसी का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले तो इरेडा के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। क्लियर? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। याद रखिएगा, ये जो स्टेटस जारी किया गया है ये आरबीआई द्वारा प्रदान किया गया है। क्लियर? याद रखिएगा, अगर हम इरेडा की बात करें कि ये किस प्रकार की कंपनी है तो याद रखिएगा, ये मिनी रत्न कंपनी है श्रेणी 1 की। क्लियर?
यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1987 में हुई और इसका जो कार्यालय है वो कहां पर है? नई दिल्ली में। याद रखिएगा इसका आदर्श वाक्य है हमेशा के लिए ऊर्जा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। याद रखिएगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया और जो 2023 में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम थी उपभोक्ता को स्वच्छ ऊर्जा से बदलाव करना है। उपभोक्ता को स्वच्छ ऊर्जा से बदलाव करना है। याद रखिएगा ये जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है इसका प्रारंभ 1983 में हुआ और इसका आयोजन कंज्यूमर इंटरनेशनल के द्वारा किया जाता है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की तो ये 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ कहां पे हुआ? तो याद रखिएगा मंदसौर मध्य प्रदेश में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी निवेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो याद रखिएगा ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी निवेशक के रूप में भारत को नामित किया गया है। क्लियर है? और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यह किसके द्वारा नामित किया गया? तो याद रखिएगा इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी के द्वारा, अर्थात अंतरराष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के द्वारा भारत को ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी निवेशक के रूप में नामित किया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हुरून इंडिया अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा वीपी नंद कुमार को हुरून इंडिया अवार्ड 2022 दिया गया। अगला प्रश्न है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा डॉक्टर पेगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया। किसको? डॉक्टर पेगी मोहन को। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि डॉक्टर पेगी मोहन की किस पुस्तक के लिए उनको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 मिला, तो आपका जवाब होगा वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए। वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए डॉक्टर पेगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 मिला है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किस पुस्तक को सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा उस पुस्तक का नाम है नाउ यू ब्रीथ। नाउ यू ब्रीथ, ये पुस्तक का नाम है नाउ यू ब्रीथ। इसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। नाउ यू ब्रीथ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा राखी कपूर। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2023 के अंत तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले सऊदी अरब की पहली महिला कौन है? तो याद रखिएगा उनका नाम है रेयाना बरनावी। यानी रेयाना बरनावी का संबंध सऊदी अरब से है और वो सऊदी अरब की पहली महिला होंगी जो 2023 के अंत तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में फाइलेरिया रोग मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो याद रखिएगा 2027 तक भारत ने अपने फाइलेरिया मुक्ति का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि साइप्रस के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो याद रखिएगा निकोस क्रिस्टोडेलाइट्स। निकोस क्रिस्टोडेलाइट्स ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा मोराबादी जो कि झारखंड में है, वहां पर नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया, मोराबादी झारखंड में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत द्वारा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज लॉन्च किया गया कब? तो याद रखिएगा सिंगापुर के साथ, भारत ने सिंगापुर के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज को लॉन्च किया है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एफएटीएफ के द्वारा सदस्यता रद्द करने की घोषणा हुई। किसकी सदस्यता रद्द होने की बात हो रही है? रूस की। यानी एफएटीएफ के द्वारा सदस्यता रद्द करने की घोषणा की गई, किसकी? रूस की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 30 जनवरी 2023 को गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई, तो वो कौन सी पुण्यतिथि थी? तो याद रखिएगा 75वीं पुण्यतिथि थी। क्लियर है? यानी 30 जनवरी 2023 को जो गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई वो 75वीं पुण्यतिथि थी। यहां पर स्टैटिक पार्ट से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 को यानी 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि येलो बैंड डिजीज किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा येलो बैंड डिजीज ये प्रवाल से संबंधित है और ये जो येलो बैंड डिजीज है ये कहां पर मिला? तो आपका जवाब होगा थाईलैंड में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि माब्जा जोंगबो नदी पर बांध बनाया जा रहा है, ये बांध किस देश के द्वारा बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा चीन के द्वारा माब्जा जोंगबो नदी पर बांध बनाया जा रहा है। और ये जो माब्जा जोंगबो नदी है ये भारत की किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका सीधा जवाब होगा ये गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा दीपा मलिक को। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया, किसको? दीपा मलिक को।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख का नाम क्या है? तो याद रखिएगा आसिफ मुनीर, ये पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 का पुरस्कार किसको मिला? तो याद रखिएगा डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 का पुरस्कार मिला है। और याद रखिएगा ये जो चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार है, ये यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो घर पोर्टल है, इसका बनाने का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा घर पोर्टल के माध्यम से बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी की जा सकती है। और याद रखिएगा ये जो घर पोर्टल है, ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा डेवलप कराया गया। अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और यदि विश्व शौचालय दिवस 2022 की थीम की बात करें तो इसकी थीम थी अदृश्य को दृश्य बनाना। क्लियर है? अदृश्य को दृश्य बनाना। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो याद रखिएगा भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू बनी है। क्लियर है? नाम याद रखेंगे, ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर है लांस नायक मंजू। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा नताशा पिरक सुमर। क्या नाम है? नताशा पिरक सुमर, ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा? तो याद रखिएगा फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा केंद्र स्टैब्लिश किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किन की प्रतिमा से संबंधित है? तो याद रखिएगा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का जो अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, यह प्रतिमा नाद प्रभु कैंपेगोंडा की है। क्लियर है? और ये जो नाद प्रभु कैंपेगोंडा की मूर्ति है, जिसको आप स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जान रहे हैं, ये बेंगलुरु में अनावरण इसका किया गया। और यह प्रतिमा 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संगाई महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो याद रखिएगा मणिपुर राज्य में संगाई महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा किशोर कुमार को। किसको? किशोर कुमार को। पूरा नाम इनका है किशोर कुमार बासा। किशोर कुमार बासा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्या नाम है इनका? किशोर कुमार बासा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया? तो याद रखिएगा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच संपन्न हुआ। देखिए इस प्रकार के जो सप्ताह हैं वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रखेंगे। और अगर बात कर ली जाए कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम क्या थी, तो याद रखिएगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मोरबी शहर का जो केबल पुल था जिस पर दुर्घटना हुई वो किस नदी पर बना था? तो याद रखिएगा मोरबी शहर का जो केबल पुल था वो माछू नदी पर बना था। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत की लेखा महानियंत्रक अर्थात सीजीए किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा लेखा महानियंत्रक सीजीए भारती दास को नियुक्त किया गया। सीजीए किसको नियुक्त किया गया? भारती दास को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा भारत का पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन चेन्नई में किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जो गति शक्ति पोर्टल है इसको लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो याद रखिएगा गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि शरीर में जो तांबे की मात्रा है अगर इसमें वृद्धि हो जाए तो कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा शरीर में तांबे की मात्रा के बढ़ने से विल्सन रोग होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा आईसीसी टी20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। इसके आयोजन की तिथि क्या थी? तो 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 के बीच आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। याद रखिएगा इस आईसीसी टी20 विश्व कप में 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और इस आईसीसी टी20 विश्व कप में इंग्लैंड विजेता रही और पाकिस्तान की टीम उप विजेता रही। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का नियाग्रा फॉल्स किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारत का नियाग्रा फॉल्स चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। अगर यह पूछा जाए कि चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है और चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75 कहता है कि जो केंद्रीय परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसमें है? अनुच्छेद 75 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो याद रखिएगा केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है वो अनुच्छेद 245 से 255 तक है। और यदि हम केंद्र और राज्यों के बीच के प्रशासनिक संबंध की बात करें तो ये अनुच्छेद 256 से 263 के बीच उल्लिखित है। यदि आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 268 से 293 के बीच क्या है, तब आपका जवाब होगा कि केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंध है वो अनुच्छेद 268 से 293 के बीच उल्लेखित है। क्लियर? देखिए यहां से सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। जरूरत बस ये है कि सही प्रश्नों का चयन किया जाए, यानी क्षेत्र सही चुना जाए, जहां से सीधे संबंध प्रश्नों के हो वहां उस क्षेत्र को चुना जाए। साथ ही साथ समय समय पर रिवीजन हो और वो नियमित हो। इन 3 बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में आप सफल होंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिर्फ नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। यहां पर सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होने वाले मूल अधिकारों की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो यह बात कर ली जाए कि मूल अधिकार कहां पर वर्णित है। तो याद रखिएगा मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार वर्णित है। यहां से भी प्रश्न आपके यहां पूछा गया है। अब आइए उन मूल अधिकारों की बात करें जो केवल सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। क्लियर है? यानी उस विभेद पर क्या है, निषेध है, यानी वर्जित किया गया है। क्लियर है? यह अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, यह अनुच्छेद 16 कहता है। अनुच्छेद 19 कहता है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय पर संरक्षण दिया जाएगा, यानी बोलने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में है और यह केवल नागरिकों को प्राप्त है। यहां पर एक बार प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्तमान में उल्लेख है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 29 में क्या है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, सुरक्षा, इससे संबंधित जो अधिकार है वो दिए गए। किसमें? अनुच्छेद 29 में। और ये भी केवल नागरिकों को प्राप्त है। अगर हम बात कर ले अनुच्छेद 30 की, तो अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का जो अधिकार है वो अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है। ये किसमें? अनुच्छेद 30 में है। क्लियर? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 29 ये अनुच्छेद सिर्फ नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी। तो याद रखिएगा हिंद महासागर में मोजाम्बिक जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। अगुलहास ये जो जलधारा है हिंद महासागर में है और ये गर्म जलधारा है। और दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा ये भी हिंद महासागर की जलधारा है और ये भी गर्म जलधारा है। यदि हम हिंद महासागर की ठंडी जलधारा की बात कर लें तो यहां पर सोमाली धारा ये ठंडी है और हिंद महासागर की जलधारा है। और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा ये भी हिंद महासागर की जलधारा है और ये भी ठंडी है। आगे हम हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को देखेंगे। देखिए अगर हम सबसे पहले बात कर लें पंजाब हिमालय की, तो देखिए पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में है। अगला आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य है। अगला है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदी के बीच में है। और अगला है असम हिमालय। असम हिमालय तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है। क्लियर? तो इस प्रकार आपने हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को भी देखा। इस प्रकार आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।